मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इन लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और जब ये पूरी सीरीज़ लेक्चर्स की कंप्लीट होगी तब आप लोग ये पाएंगे कि आप लोगों की सी प्रोग्रामिंग पर एक अच्छी पकड़ हो गई है, एक अच्छी कमान हो गई है और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिए हैं। सी प्रोग्रामिंग पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम कंप्यूटर के बारे में जानें, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करें और फिर हम ये समझेंगे कि एक कंप्यूटर और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रिश्ता होता है। दोस्तों, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम समझ रहे हैं तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दुनिया में कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हीं में से ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी कंप्यूटर के साथ क्या रिश्ता होता है, उस रिश्ते को पहले हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। पर उससे भी पहले मैं ये चाहूँगा कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर की डेफिनेशन पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर एक कंप्यूटर की हमने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर इस पर आप गौर फरमाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज ए डिवाइस विच टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट and perform various arithmetic and logical operations over the data। तो जैसा कि ये ऊपर की दो लाइनें यहाँ पर कहती है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है और यकीनन ये एक अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को तो एज ए इनपुट लेता है। मतलब इसको हम जो इनपुट देते हैं वो देते हैं कुछ डेटा, कुछ इंस्ट्रक्शन। डेटा का मतलब हो गया कोई भी जानकारी हो गई, कोई भी नंबर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इनको हम डेटा बोलते हैं। और डेटा के साथ हम इसको देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भी एज द इनपुट। फिर ये जो कंप्यूटर होता है ये परफॉर्म करता है वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ओवर द डेटा। तो जो भी डेटा हम कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं उस डेटा पर कंप्यूटर अलग अलग तरह के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से तो माफ़ कीजिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म करता ही है, जैसे जोड़ना, घटाना, कैलकुलेशंस वगैरह। साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। हो सकता है आप में से कई लोग लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में जानते हो, कई लोग हो सकता है लॉजिकल ऑपरेशंस से अभी तक परिचित ना हो, लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने कभी जाना ना हो। तो आने वाले वक्त में हम ये भी सीखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो अभी जितना हमने इसकी डेफिनेशन को समझा तो उसमें हमने ये पाया कि कंप्यूटर में हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट देंगे, मतलब कंप्यूटर में भेजेंगे। फिर कंप्यूटर इन डेटास पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। पर कौन से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा ये स्पेसिफाई हम करेंगे इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए। जैसा कि हमने यहाँ पर अगली लाइन में लिखा हुआ है, द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विच आर टू बी परफॉर्म्ड आर स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शंस। मतलब हम मोटे मोटे तौर पर अगर समझे तो कंप्यूटर को दो बातें एज ए इनपुट देते हैं, एक तो डेटा और एक इंस्ट्रक्शंस। डेटा यानी कि जिन पर कंप्यूटर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, कुछ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और इंस्ट्रक्शंस यानी कि इंस्ट्रक्शन में वो जानकारी छिपी होती है जिससे कंप्यूटर को ये समझ में आता है कि उसे कौन सा अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे अगर दोस्तों हम एग्जाम्पल अगर लें कंप्यूटर का, तो बड़ा ही छोटा सा नन्हा सा हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कैलकुलेटर का। हमारे हाथ में जो छोटा सा कैलकुलेटर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। अमूमन कैलकुलेटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सिंपल बेसिक कैलकुलेटर होता है तो वो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस कैलकुलेटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तब आपने देखा होगा हम कुछ इस तरह से
वहाँ पर लिख देते हैं। जैसे आपको अगर 3 और 5 का एडिशन परफॉर्म करना है तो आप कैलकुलेटर में 3 प्रेस करते हैं, 3 का बटन प्रेस करते हैं, फिर वहीं पर एक प्लस का बटन होता है, प्लस का बटन हम प्रेस कर देते हैं और फिर हम 5 मान लो हमने इंटर कर दिया, 5 आपने कैलकुलेटर से प्रेस कर दिया। तो अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा, अब ये जो कैलकुलेटर है या फिर कह लीजिए ये जो छोटा सा कंप्यूटर है हमारा, ये 3 और 5 का एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो दोस्तों ये जो 3 और 5 है ये तो एक तरह से हो गया डेटा, ये तो एक तरह से हो गए डेटा दोनों हमारे, या इन्हीं को हम कह सकते हैं ऑपरेंड्स हो गए। ऑपरेंड्स यानी कि जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और ये जो प्लस है ये एक तरह से कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन हो गया जो ये बताता है कि भाई कंप्यूटर तुमको एडिशन परफॉर्म करना है। तो जैसे ही हम ये टाइप करेंगे कैलकुलेटर में और इक्वल टू का बटन दबा देंगे तो तुरंत कंप्यूटर समझ जाएगा कि 3 और 5 दो डेटा हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, इन पर कैलकुलेटर को, इन पर कंप्यूटर को अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म करना है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि है एडिशन। और फिर बदले में हमको एक आउटपुट यहाँ से मिल जाता है जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है। जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करना चाहते थे वो रिजल्ट हमको एज ए आउटपुट मिल जाता है, जैसे कि 8। तो ये भी दोस्तों एक छोटा सा कंप्यूटर का उदाहरण हो गया हमारे सामने। तो दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़कर हमने इतना जाना कि कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ते हैं। कंप्यूटर से अगर हमको कुछ काम करवाना हो तो हमको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। क्यों बनाया है? तो कंप्यूटर को इंसान ने इसलिए बनाया है ताकि कंप्यूटर से इंसान अपने काम करवा सके। तो क्या इंसान अपने काम खुद नहीं कर सकता था क्या जो उसने कंप्यूटर को बनाया? सीधी सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर जो काम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कर देता है, जो काम बहुत ही कम वक्त में कर देता है, उसी काम को करने में इंसान को बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगर इंसान कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने लग जाएगा खुद से तो उसको घंटों बीत जाएंगे, पर कंप्यूटर उन्हीं कामों को, उन्हीं ऑपरेशंस को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में परफॉर्म कर देगा। इसलिए दोस्तों इंसान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब बात समझने की ये है दोस्तों कि क्या कंप्यूटर खुद अपनी मर्जी से ही कोई भी काम करने लग जाता है क्या, या फिर हम जैसा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया है, या ना कि कंप्यूटर ने खुद को बनाया है। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है तो इंसान ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आखिर कंप्यूटर को क्या काम करना है। यानी कि हम लोग खुद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कंप्यूटर तुझे ये काम करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये डेटा है जिस पर तुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। यानी कि हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा यहाँ पर। तो कैसे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हम कंप्यूटर को समझाएंगे हमारी बात, या जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो कंप्यूटर को हम कैसे दे पाएंगे वो इंस्ट्रक्शंस, आइए उस चीज़ पर अब हम खुलकर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे गांव में कोई एक अंग्रेज आया, कोई फॉरेन से कोई विदेशी मेहमान आया है। अब अगर हमको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, वो जहाँ से आया है हम मान लेते हैं उस मुल्क का नाम है अमेरिका, तो वो सीधी सी बात है इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर पाएगा, इंग्लिश को ही समझेगा और वो सिर्फ इंग्लिश ही जानता है। अब हम उससे कुछ बात कहना चाहते थे, हमारे दिल में कोई बात आई और हम उसके साथ वो बात शेयर करना चाहते थे। तो क्या हम हिंदी में अगर उससे कहेंगे वो बात तो क्या वो समझ पाएगा क्या? जी नहीं, क्योंकि दोस्तों वो तो समझता है इंग्लिश। अगर हम हिंदी में उससे कोई बात कहेंगे, हमारी गांव की भाषा में उससे कोई बात कहेंगे, वो समझ नहीं पाएगा, उसके बात ऊपर से निकल जाएगी। तो अगर हम उससे कोई बात कहना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन
स्थापित करना चाहते हैं, उससे कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको इंग्लिश का सहारा लेना होगा। इंग्लिश में हमको उससे बात करनी होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ जो बात इस एग्जाम्पल से समझने की है वो ये है कि आपको जिससे भी कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो कोई इंसान हो या चाहे कोई मशीन हो, अगर आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो उसकी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपको पहले ये जानना होगा कि ये जो इंसान है ये कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज आपको भी सीखनी होगी, तब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक वैसा ही दोस्तों कंप्यूटर के साथ भी हमको करना होगा। कंप्यूटर को हम यहाँ इंस्ट्रक्शन देने के लिए बैठे हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। तो कैसे दे पाएंगे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन? इसके लिए हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी होगी दोस्तों। कंप्यूटर की खुद की एक भाषा है, उस भाषा को हमको सीखना होगा। फिर उस भाषा में हम कंप्यूटर को, उस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, तब कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी लैंग्वेज हो गई? ऐसी कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है? क्या हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, या फिर कन्नड़ समझता है, उर्दू समझता है? तो दोस्तों कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ा सा इस चीज़ पर हम प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा सा बाइनरी लैंग्वेज का भी हम जिक्र कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर जो यहाँ लैंग्वेज समझेगा उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और इसी के लिए कई बार एक शब्द और यूज़ कर लिया जाता है, एक नाम और यूज़ कर लिया जाता है, मशीन लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? तो जो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर शब्द है लैंग्वेज, भाषा। दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को जब आप लोग सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके कुछ बेसिक सिंबल्स याद कराए जाते हैं, कुछ बेसिक सिंबल्स रटवाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश की हम बात करें, सबसे पहले जब हम लोगों ने इंग्लिश सीखी थी तो हमने शुरू में जैसे हम स्कूल गए तो हमने अल्फ़ाबेट्स सीखे, ABCD से लेकर Z तक। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हमने सीखे। फिर उन अल्फ़ाबेट्स को सीखने के बाद हमने हमारे नन्हे कदम बढ़ाए आगे वर्ड्स सीखने की ओर, और फिर धीरे धीरे हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते चले जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर ये है तो क्या इसके अंदर भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते होंगे जैसे इंग्लिश में होते थे, या जैसे हिंदी में भी वर्णमाला होती है अ आ इ ई उ ऊ से लेकर ज्ञ तक। उसी तरह से क्या बाइनरी लैंग्वेज में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं? बेशक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे कौन से सिंबल्स होते हैं इस बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जिनसे मिलकर इस लैंग्वेज के वर्ड्स बनते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि इसका नाम है बाइनरी, बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 2 को, जिसमें सिर्फ 2 सिंबल्स हों। ऐसी लैंग्वेज जिसके सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स हों उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे 2 सिंबल्स हैं। कौन से ऐसे 2 बेसिक सिंबल्स हैं जिनसे ये बाइनरी लैंग्वेज बनती है? तो दोस्तों वो जो 2 बेसिक सिंबल्स हैं वो हैं 0 और 1। एक तो हो गया 0 और एक हो गया 1। 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 0 यहाँ पर लो वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। 1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों 1 हाई वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये लो वोल्टेज सिग्नल और क्या है ये हाई वोल्टेज सिग्नल? आइए इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये चर्चा करना हमारा बड़ा ही यहाँ मुनासिब है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, अंदर उसके सर्किट्स देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं डिजिटल सर्किट्स। आने वाले वक्त में जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो आने वाले सेमिस्टर्स में वो लोग देखेंगे कि एक सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाया जाता है डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम। तो डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम में आप यही चीज़ें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर के जो सर्किट्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं। तो दोस्तों वो जो सर्किट्स कंप्यूटर के होते हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स मतलब
डिजिटल सर्किट्स मतलब ऐसे सर्किट्स जो दो तरह के सिग्नल्स पर काम करते हैं, एक तो लो वोल्टेज सिग्नल्स पर और एक हाई वोल्टेज सिग्नल पर। कंप्यूटर को वोल्टेज के सिग्नल्स दिए जाते हैं कंप्यूटर के सर्किट्स को, और उन वोल्टेज के सिग्नल्स को समझकर, उन वोल्टेज के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हमारे ये जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर के, ये काम करते हैं। यानी कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो 0 1 1 0 की फॉर्म में लिखा होता है, 0 और 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है। पर एक्चुअल में भी दोस्तों वो जो 0 और 1 है यहाँ पर, तो 0 का मतलब है लो वोल्टेज का सिग्नल और 1 का मतलब है हाई वोल्टेज का सिग्नल। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर 0 और 1 का सहारा ले लिया। मतलब हमारे लिए तो वो 0 और 1 है, पर एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए तो ये हैं लो वोल्टेज सिग्नल्स और हाई वोल्टेज सिग्नल। तो ये है दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज की थोड़ी सी कहानी। यानी कि कंप्यूटर को अगर हमको इंस्ट्रक्शन देना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो कुछ इस तरह से लिखे हुए होंगे। इस तरह की लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पर। हाँ, कुछ इस तरह की लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे। दें तो दें हम कंप्यूटर को बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस, पर दोस्तों ये इंस्ट्रक्शंस देना थोड़ा सा होगा हमारे लिए कठिन। अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज सीखने यहाँ पर बैठेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। काफ़ी टफ पड़ती है दोस्तों ये बाइनरी लैंग्वेज को सीखना, और फिर उसको सीख कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, ये काम है बड़ा ही भारी। तो फिर क्या करें, कैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें? एक तरफ तो हमने बात की कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो ये पहले हम सीखें और फिर इसके बाद हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि कंप्यूटर को अगर इंस्ट्रक्शंस देना है तो उसी की लैंग्वेज हमको आना चाहिए। पर दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि बाइनरी लैंग्वेज तो टफ लैंग्वेज है, इसको हम सीख ही नहीं सकते। तो आखिर कैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे, इस सवाल का जवाब दोस्तों हम खोजते हैं। इस सवाल का जवाब हमारे लिए खोजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक पहुंच पाएंगे, उस कड़ी को जोड़ पाएंगे जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पर जोड़ती है। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, एक कहानी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राजस्थान का दोस्तों एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर विदेश से एक मेहमान आया, एक फिरंगी आता है। जब वो उस गांव में आता है, हम मान लेते हैं अमेरिका से हमारा विदेशी मेहमान आया है। अब अगर अमेरिका से आया है तो इंग्लिश उसको आती है। अब गांव में वो आया, गांव के लोगों की उसने कलाकारी देखी, वहाँ की उसने आर्ट्स देखी, और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया दोस्तों। वहीं पर गांव की एक महिला बैठी थी जो कुछ बना रही थी, कुछ मटके पर कुछ डिज़ाइंस बना रही थी राजस्थानी स्टाइल में। उसके मन में आया कि वो उसकी तारीफ़ करे। वो अपने आप को रोक नहीं सका दोस्तों, वो भावुक हो गया, जज्बाती हो गया, और वो उसकी तारीफ़ करने के लिए, उसकी कला की तारीफ़ करने के लिए उस तक जा पहुंचा। उसने वहाँ जाकर कहा, दिस आर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पर वो जो गांव की महिला थी वो समझ नहीं पाई उसकी भाषा को, और थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गई, और उसने उसके ताऊ को बुला लिया। उसने कहा, अरे ताऊ, ये आदमी मैंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कुछ बोले हैं। बस फिर क्या होना था, फिर तो तमाशा हो गया दोस्तों, पंगा हो गया। गांव के जो लोग थे वो नाराज़ हो उठे, भड़क उठे। उनको लगा कि ये अंग्रेज तो बहकी बहकी बातें कर रहा है, और उसको उन्होंने सुधार दिया। तो दोस्तों इस तरह से पंगा हो जाता है। तो फिर अंग्रेज क्या करे, उसका मन तो कुछ और चाहता था, वो तो गांव के लोगों की तारीफ करना चाहता था। तो इसके लिए उसको गांव के लोगों की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। हम मान लेते हैं गांव के लोग हिंदी भाषा जानते हैं, तो पहले वो क्या करें दोस्तों, हिंदी भाषा को सीखें। उसके पास दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो हिंदी की ट्यूशन लगाए, आराम से 3-4 साल तक हिंदी भाषा सीखे, फिर उसके बाद वहाँ गांव जाकर उनकी तारीफ़ें करके आए।
पर दोस्तों ये गांव तो है खाना बदोश गांव, पता चलेगा कि 3-4 साल बाद गांव ही वहाँ नहीं रहा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि वो किसी ट्रांसलेटर को हायर करें, किसी एक ऐसे इंसान को चुने जो दोनों ही भाषा जानता हो, इंग्लिश भी समझता हो और गांव की लैंग्वेज भी समझता हो, हिंदी भी समझता हो। अगर ऐसा कोई इंसान उसको मिल जाएगा तो वो जो कुछ भी गांव वालों से कहना चाहता है वो उस ट्रांसलेटर से कह देगा। फिर वो ट्रांसलेटर जो भी उस अंग्रेज ने इंग्लिश में कहा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके गांव वालों को सुना देगा। तो ऐसा करने पर उस अंग्रेज का टाइम बचेगा, वक्त भी बच जाएगा। तो दोस्तों कौन सा रास्ता यहाँ पर चुनना सही होगा? या तो पूरी लैंग्वेज को वो सीखे, हिंदी लैंग्वेज को अंग्रेज, या फिर एक ट्रांसलेटर को हायर करें? तो मुझे यकीन है कि आप सभी का जवाब होगा कि एक ट्रांसलेटर को यहाँ पर हायर करना ही ज़्यादा अच्छा रास्ता है। सीखते सीखते तो सदियाँ ही गुजर जाएगी। कुछ ऐसी ही कहानी दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और मशीन लैंग्वेज की भी है। अब जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बाइनरी लैंग्वेज या कह लीजिए मशीन लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए टफ है, बड़ा ही मुश्किल है। तो फिर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन कैसे दे पाते हैं? तो वैज्ञानिकों ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हमारे लिए इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि आप मत सीखो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या सीखें? तो उन्होंने कहा कि हमने आप लोगों के लिए एक और भी ज़्यादा आसान लैंग्वेज ईजाद की है जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोग तो बस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, ये सीखने में बड़ी ही आसान है, बेहद आसान है। आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लो, फिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं ये इंस्ट्रक्शंस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे दीजिएगा। तो उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि चलो ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली या हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, अब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे दिए, पर बात तो वहीं की वहीं आ गई, कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है ना, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर कैसे समझ सकेगा? तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि हमने भी घास नहीं खाई है दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेटर बनाया है। कि तो हमने पूछा अच्छा क्या करता है ये ट्रांसलेटर? तो उन्होंने बताया कि ये ट्रांसलेटर जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ये ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसलेटर उन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर को मिल जाएंगे बाइनरी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझकर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर लेगा। यानी कि यहाँ हमारे पास एक ट्रांसलेटर भी मौजूद होगा। तो दोस्तों ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें भी हमारे पास एक ट्रांसलेटर यहाँ पर मौजूद होगा जिसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसका नाम इन लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो दोस्तों हम काफ़ी देर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस शब्द को, इस नाम को बार बार पुकार रहे हैं और हमारी ज़बान थक नहीं रही इस नाम को लेते लेते। तो आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही इसका नाम क्यों पड़ा? आइए इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो वैसे तो दोस्तों अगर प्रोग्राम का हम अगर एक मीनिंग समझें तो प्रोग्राम जो होता है इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले शादी का, किसी की शादी है तो हम लोग कहते हैं कि भाई शादी का प्रोग्राम है। मान लीजिए हमारे घर में शादी है तो हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है। तो शादी के प्रोग्राम के अंदर दोस्तों अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो शादी की पत्रिकाएं छपवाई जाती है, फिर उन शादी की पत्रिकाओं को बांटा जाता है, फिर उसके बाद शादी के प्रोग्राम में फेरे होते हैं, दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं
और फिर उसके बाद दुल्हन की विदाई होती है। तो दोस्तों कई सारी एक्टिविटीज़ हम इस प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा ये शादी वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर हम कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ये बात यहाँ पर गौर फरमाने लायक है। दोस्तों यहाँ कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि पहले दुल्हन की विदाई हो जाए फिर उसके बाद दुल्हन के साथ फेरे पड़ रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं करते, क्योंकि एक सीक्वेंस का दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रोग्राम शब्द जहाँ आता है वहाँ पर सीक्वेंस का भी दोस्तों महत्व हो जाता है। अभी जैसे बोर्ड पर भी हम लोगों ने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है प्रोग्राम की, तो इस डेफिनेशन को अगर आप लोग देखें ध्यान से, ये जो प्रोग्राम की डेफिनेशन दोस्तों हमने लिखी है ये कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए है। मतलब कंप्यूटर में जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के हिसाब से ये डेफिनेशन हमने लिखी है। तो इसमें हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर। मतलब कि एक प्रोग्राम क्या होता है, तो एक प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो कोई एक ऐसा तो नहीं कि हम कंप्यूटर को सिर्फ एक या दो इंस्ट्रक्शन देंगे, हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। एक पूरा का पूरा सेट इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रोग्राम। तो जैसे कि यहाँ लिखा है प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर से कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ये लाइन दोस्तों अलग से हमने लिखी है, इसका थोड़ा सा आप लोग इसको आप गौर फरमाइएगा। ये बात गौर तलब है, इसको आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का जो हम सेट जिसकी बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में क्यों होते हैं, क्या सीक्वेंस में होना उनका ज़रूरी होता है? बेशक उनका एक सीक्वेंस में होना ज़रूरी होता है, तभी हम एक अच्छा, एक सक्सेसफुल, एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिख पाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा लड़का है, एक बच्चा है बबलू। अब बबलू है एक मासूम सा नन्हा सा बच्चा। आप चाहते हैं कि बबलू आपके लिए एक गिलास पानी का लेकर आए। तो आप जब दोस्तों बबलू को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर सीक्वेंस में देंगे। आप कहेंगे कि प्यारे बेटा बबलू इधर आना, बबलू आपके पास आएगा। फिर आप उससे कहेंगे कि बबलू बेटा सामने एक पानी का मटका रखा है, तो तू वहाँ जा पानी के मटके के पास। वहीं साइड में ग्लास रखी हुई है, उस ग्लास में मटके से पानी भरना और फिर मेरे पास वो ग्लास लेकर आ जा। तो दोस्तों यहाँ जो बबलू को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो अगर इस सीक्वेंस को हम आगे पीछे कर दें तब क्या होगा? तो मान लीजिए हमने बबलू से कहा बबलू बेटा ज़रा इधर आ, पानी का गिलास लेकर आ, फिर मटके पे जाना, मटके में से पानी को लेकर डाल देना, फिर गिलास ले लेना। अगर इस तरह से हमने एक इम्प्रॉपर सीक्वेंस में बबलू को इंस्ट्रक्शन दे डाले हैं, तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, वो जो नन्हा सा बालक है बबलू, वो ये समझ बैठेगा कि इन भैया का तो पेंच ही ढीला है, ये तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, पागल हैं, खिसके हुए हैं। तो दोस्तों इस एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी दोस्तों हमारा बबलू ही है। उसको जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस का एक प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों हमने प्रोग्राम की एक डेफिनेशन देख ली यहाँ पर। अब हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ लिखेंगे वो एक किसी सिंपल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज जो हमको सीखने में आसान पड़ती है, हम उस लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस का सेट मिलकर बना रहा है एक प्रोग्राम, इसीलिए यहाँ इस प्रोग्राम से ही ये नाम का जन्म हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन को भी हम एक बार नज़रों में उतार लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है
अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer to perform a specific task। तो जैसा कि दोस्तों ये भी एक लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की एक वोकेबुलरी होती है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसकी ग्रामर होती है और उस ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है कि इंग्लिश में जैसा कि हम कहते हैं दिस इज़ ताजमहल, यह ताजमहल है, तो यहाँ पर दिस इज़ ताजमहल ये अलग अलग दोस्तों वर्ड्स हो गए और इनको हम एक ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो पहले दिस आता है, फिर इज़ आता है, फिर ताज महल आता है। तो ग्रामर हर, जैसे इंग्लिश की भी एक ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज की दोस्तों ग्रामर होती है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है, उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी हमने डेफिनेशन सी देख ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लगे हाथों दोस्तों आइए कंपाइलर की डेफिनेशन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कंपाइलर की। ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम that converts instructions written in programming language into machine language और बाइनरी लैंग्वेज। अलग अलग आपको डेफिनेशंस दोस्तों इसकी देखने को मिलेगी जब आप अलग अलग बुक्स देखोगे या अलग अलग वेबसाइट्स आप देखोगे इंटरनेट पर, तो बहुत तरह की डेफिनेशन इसकी देखने को मिलेगी। पर जो मोटे मोटे तौर पर कंपाइलर जो होता है वो यही होता है कि एक प्रोग्राम होता है, ये कंपाइलर खुद भी एक प्रोग्राम होता है, कंपाइलर खुद भी एक सॉफ्टवेयर होता है और ये क्या करता है कि जो कुछ भी प्रोग्राम, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में या कह लीजिए बाइनरी लैंग्वेज में। अब दोस्तों यहाँ तो हमने क्या है कि एक छोटी सी डेफिनेशन लिखकर कंपाइलर को समझने की कोशिश की, पर दोस्तों ये कुछ एक इस तरह से हो गया कि आप एक पूरे समंदर को एक बाल्टी लेकर उसमें भरने चले हो। कंपाइलर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कंपाइलेशन की एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, जिसको समझने के लिए पूरा एक सब्जेक्ट तक हमको पढ़ना पड़ता है आने वाले सेमेस्टर में, कंपाइलर डिज़ाइन। तो अभी हम पूरी तरह से कंपाइलर को दोस्तों यहाँ समझ नहीं सकते, बस एक ट्रेलर है दोस्तों ये। तो पिक्चर तो आप बाद में ही देखेंगे, पिक्चर बाकी है अभी। तो ये हमने एक छोटी सी डेफिनेशन कंपाइलर की देखी। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा ये एक चित्र जैसा बनाया है जिसमें 3 डब्बे हमने बनाए। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है दोस्तों सोर्स कोड। अब ये भी एक नई टर्म है, नया वर्ड है, इससे भी आप लोग वाकिफ़ हो जाएं तो अच्छा है। इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे हमको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ही हम ये इस तरह के कुछ नए नए जो वर्ड्स हैं इनसे भी हम मुखातिब होते चलेंगे। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड भी एक तरह से दोस्तों हम जो प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको सोर्स कोड भी कहा जाता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं। फिर यहाँ पर है कंपाइलर। अब ये जो सोर्स कोड है या कह लीजिए ये जो प्रोग्राम हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको हम दे देते हैं कंपाइलर को। अब ये कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। या कह लीजिए ये कंपाइलर क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ एक शब्द और आपको देखने को मिल रहा है, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये दोस्तों ये जो वर्ड है इसको भी आप लोग समझिए, ये भी हमारे क्या है कि बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट, इस तरह के इन वर्ड्स का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो क्या होता है एग्जीक्यूट का मतलब, यहाँ पर हम जब प्रोग्राम लिखते हैं दोस्तों तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं।
और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर वन बाय वन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है। एक इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, उस एक इंस्ट्रक्शन को समझेगा, फिर उसके मुताबिक काम करेगा। फिर अगला इंस्ट्रक्शन उसको उठाएगा, उसको समझेगा, फिर उसके मुताबिक काम करेगा। तो जो भी हम सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस का रखते हैं, उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को समझते हुए उन्हीं के मुताबिक कंप्यूटर काम करता है। तो ये जो कंप्यूटर काम कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर वन बाय वन फॉलो कर रहा है, तो इसी चीज़ के लिए एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, एग्जीक्यूट करना। कंप्यूटर ने किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, किसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसने अगर काम किया, तो उसी चीज़ को हम कह देते हैं कंप्यूटर ने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। अब पूरा का पूरा प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर ने पूरे प्रोग्राम को ही फॉलो कर लिया, पूरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही काम कर लिया, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, तो हम कह देंगे कंप्यूटर ने पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट की ही जगह एक और वर्ड भी बार बार आपको सुनने को मिल सकता है, रन। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया कंप्यूटर ने, या फिर इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन को रन किया। आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, थोड़ी शुरुआत करेंगे प्रोग्राम्स को लिखने की, तो ये सारी बातें धीरे धीरे और ज़्यादा गहराई से क्लियर होती चली जाएगी। तो ये दोस्तों हमने एक थोड़ा सा कंपाइलर पर रोशनी डालने की यहाँ पर कोशिश की है अभी। आइए दोस्तों सी लैंग्वेज के थोड़े इतिहास पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, उसकी हिस्ट्री पर भी कुछ निगाहें हम दौड़ा लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट AT&T's बेल लेबोरेटरीज ऑफ USA इन 1972। सन 1972 में अमेरिका में AT&T's बेल लेबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। इट वाज डिज़ाइन एंड रिटन बाय डेनिस रिची। तो श्री डेनिस रिची साहब ने इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा था, उन्हीं ने इसको डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। और हमारे पास उनकी एक खूबसूरत सी तस्वीर भी है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारे श्री डेनिस रिची साहब, और इन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा था। मेरी छोटी सिस्टर है जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, और उसी ने मुझे ये जन्मदिन पर तोहफ़ा दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ रख देते हैं हमारे डेनिस रिची साहब को भी। तो इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, और इन्हीं की बदौलत आज हम इस सी लैंग्वेज को सीखने का हमको मौका मिल रहा है। तो इनका हम दिल से सम्मान करते हैं। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे, थोड़ा सा नज़र डालेंगे, तो इन द लेट 70s सी बिगिन टू रिप्लेस द मोर फेमिलियर लैंग्वेजेस ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की दोस्तों कई सारी लैंग्वेजेस थी जो समय चलन में थी, उन लैंग्वेजेस को भी सी लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया। इतनी अच्छी लैंग्वेज ये लिखी गई थी डेनिस रिची के द्वारा। कई बार हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि आज के ज़माने में जहाँ C++, जावा एट्सेट्रा कई इस तरह की मॉडर्न लैंग्वेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, फिर हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ें? ये सवाल हमें कई बार परेशान करता है, हमें जज्बाती भी ये सवाल बना देता है। तो आइए दोस्तों हम कुछ रीज़न्स देखें कि सी लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये कितने काम की चीज़ है। तो आइए दोस्तों कुछ ऐसे कारणों पर हम नज़र डालते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर हमने कुछ रीज़न्स लिखे हुए हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स टू लर्न सी लैंग्वेज। सबसे पहला, वन शुड फर्स्ट लर्न ऑल द लैंग्वेज एलिमेंट्स ऑफ सी बिफोर माइग्रेटिंग टू C++, जावा एट्सेट्रा। इस लाइन का दोस्तों यहाँ पर ये मतलब है कि जब कभी भी हमको आगे जाकर C++, जावा इस तरह की मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखना है, पर उन पर जाने से पहले अगर हम सी लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं, इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हमारी समझ अच्छी हो जाती है, उस पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है, तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आप आने वाले वक्त में C++ और जावा को बड़े ही इत्मीनान से समझेंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप C++ और जावा को सीख पाएंगे। तो सी लैंग्वेज पर अगर हमारी पकड़ अच्छी होती है तो इसका यकीनन हमको फ़ायदा मिलता है। जब हम C++, जावा, आगे की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं
जब हम उनको सीखेंगे तब भी हमें फ़ायदा मिलेगा, जब हमको ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो सी के जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है उस पर अगर हमारी पकड़ अच्छी मजबूत होती है तो। दूसरे कारण पर हम नज़र डालते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स आर स्टिल रिटन इन सी। अगर हम बात करें कि जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे विंडोज़ हैं, यूनिक्स हैं, लाइनक्स हैं, अगर ऐसे बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करें तो इनके जो मेजर पार्ट्स हैं उनकी भी कोडिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का यहाँ भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। फिर हम आगे देखते हैं, टू एक्सटेंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विथ न्यू डिवाइसेस वन नीड टू राइट डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स। और इसी लाइन को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा, एंड मेनली दिस ड्राइवर प्रोग्राम्स आर रिटन इन सी लैंग्वेज। तो इस पॉइंट का हमारा ये मतलब है दोस्तों कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी भी नए डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमको डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, और वो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स ज़्यादातर सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। सी लैंग्वेज में ही लिखना उनको ज़्यादा बेहतर होता है। फिर अगर हम बात करें आज के ज़माने में, अगर दोस्तों हम बात करें तो जैसे कि कंज्यूमर डिवाइसेस होते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल कैमरास, ये स्मार्ट होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन ये डिवाइसेस स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो ये स्मार्टनेस कहाँ से आ रही है? सो दिस स्मार्टनेस कम्स फ्रॉम ए माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए प्रोग्राम एम्बेडेड इन दिस डिवाइसेस। तो ये जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, दिस द प्रोग्राम विच आर एम्बेडेड इन दिस डिवाइसेस, ये प्रोग्राम मेनली सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। अगर हम देखते हैं आज कई बार वॉशिंग मशीन होती है, हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, तो ये भी आजकल क्या है कि दोस्तों स्मार्ट हो गए, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे एक टाइम में अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई 1 घंटे के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप बंद हो जाती है, इस तरह के हम टाइमर सेट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही इन डिवाइसेस में डाली जा रही है। ये डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही। इस चीज़ को कहते भी हैं हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, मतलब इन डिवाइसेस के साथ ही हम प्रोग्राम्स को जोड़ देते हैं, सॉफ्टवेयर्स को जोड़ देते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी सी लैंग्वेज में आजकल लिखे जा रहे हैं। तो इसके लिए जो डिवाइसेस होते हैं इनके साथ एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और प्रोग्राम भी होते हैं जो इन डिवाइसेस में ही इम्बेड कर दिए जाते हैं। और एक और अगर हम रीज़न देखें तो ये रीज़न है, सी लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गेम्स बिकॉज ऑफ फास्ट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सी के अंदर दोस्तों हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन बड़ा फास्ट होता है। एग्जीक्यूशन की स्पीड के मामले में भी सी के प्रोग्राम्स बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर भारी पड़ते हैं। इनके एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखेंगे कि जैसे गेम्स हम खेलते हैं तो गेम्स के अंदर आपने देखा होगा कई बार हम ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें अंदर एक छोटा सा गुड्डा होता है जो बंदूक चलाता है। दोस्तों गेम्स के अंदर छोटे छोटे से ऐसे गुड्डे होते हैं जो बंदूक चलाते हैं। तो वो जब बंदूक चलाते हैं तो उनकी बंदूक तुरंत चलना चाहिए। अगर आपने यहाँ बटन दबाया है तो तुरंत दोस्तों वहाँ बंदूक से गोली निकलना चाहिए, तो गेम खेलने का मज़ा है। अगर आपने यहाँ बटन दबाया और वहाँ गोली निकलने में 2 मिनट लग गए, आधे घंटे बाद पता चलता है कि वहाँ से गोली निकल रही है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि गेम खेलने वाला कंप्यूटर ही फोड़ दे दोस्तों। हो सकता है टीवी की स्क्रीन ही, मॉनिटर की स्क्रीन को ही वो डैमेज कर दे, तोड़ दे गुस्से में आकर। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं जहाँ पर रियल टाइम हमको इफेक्ट चाहिए, अगर यहाँ हमने बटन दबाया वहाँ पर गोली चलना चाहिए। तो इस तरह के गेम्स की प्रोग्रामिंग के लिए भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड है, वो बड़ी ही फास्ट होती है। यहाँ अगर हम बटन दबाएंगे वहाँ गोली चल जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ हमने रीजंस देखे जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को बयां करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। आप सभी से मैं चाहता हूँ इजाज़त, होती है मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।